प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां पर मिल रही है आपके बजट में सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। अरावली के जंगलों में हरियाली की जगह बनते जा रहे हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। क्या हरियाणा के कानून ही है जंगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा? रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और मेट्रो परियोजनाओं की देरी से परेशान सरकार ने रफ्तार तेज करने को कहा। बार बार कुदरत हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाती है, लेकिन हम हर बार सब भूलकर कुदरत के साथ खिलवाड़ शुरू कर देते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में गुड़गांव और फरीदाबाद का बचा खुचा अरावली जंगल प्रॉपर्टी बाजार की भेंट चढ़ता जा रहा है। दरअसल कानून और नीतियों की पेचीदगियों का फायदा उठाकर इन जंगलों पर धावा बोल दिया गया है। हरियाणा के अरावली पहाड़ों का वजूद खतरे में है। हरियाणा का जंगल क्षेत्र देश का दूसरा सबसे कम है, फिर भी वहां अरावली के जंगल काट काट कर घर बन रहे हैं और सरकार को कोई फिक्र नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मेरे पीछे बन रहा ये होटल एक राजनीतिक परिवार का है। मंगरबनी के कई जगहों पर ऐसे फार्म हाउस और प्लॉट कटे हुए हैं जो निजी कंपनियों ने खरीद रखे हैं। बस इस बात का इंतजार है कि कब कानून बदले और वो इसका फायदा उठा सके। गुड़गांव के अरावली और गुड़गांव फरीदाबाद एक्सप्रेसवे के नजदीक मंगेर बानी जंगलों को पीढ़ियों से गांव वाले इस्तेमाल करते थे, अब वो निजी संपत्ति हो गई है। बिजनेसमैन जो लॉबी है वो यहाँ पे हावी हो गई है और वो हर तरीके से अपने तरीके से जो चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, हमाम में सभी नंगे हैं वाली कहावत है। यहाँ पे पॉलिटिशियन भी है, यहाँ पे एनजीओ सेक्टर भी है, यहाँ पे प्राइवेट लोग भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, ये जो बाबू लोग हैं ये भी हैं। तो इनके बीच में एक तरह से समझौता हो चुका है कि तुम मेरी, एक कहावत होती है कि तुम मेरी मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं कहूँगा किसी से। लैंड यूज में बदलाव, जमीन की घेराबंदी और निर्माण का काम बेरोक टोक जारी है, क्योंकि अभी तक हरियाणा सरकार ने अरावली को वन क्षेत्र नहीं बनाया है। 16 से लेके सरिस्का राजस्थान तक एक ही ये बेल्ट है, एक ही वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। और 2006 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि क्योंकि ये इको सेंसिटिव जोन है तो दोनों गवर्नमेंट्स, दिल्ली गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट, दोनों इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करें अप टू 10 किलोमीटर। उन्होंने तो कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने, और उसे 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तैयार कर दिया, लेकिन हरियाणा ने अपना पार्ट प्ले नहीं किया। और जो फॉरेस्ट लैंड जब तक आइडेंटिफाई नहीं हो जाता तब तक किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को यहाँ पे ना होने दिया जाए। वैसे हरियाणा सरकार ने अरावली पर्वतमाला को अपनी उप क्षेत्रीय योजना में प्राकृतिक संरक्षण जोन में रखा है, लेकिन साथ ही ये शर्त भी लगा दी है कि अरावली का शहरीकरण वाले क्षेत्र में पड़ने वाला हिस्सा इसमें शामिल नहीं है। देश में वनों की परिभाषा भी गोलमोल है, जिसका फायदा लैंड माफिया जी भर के उठाता है। पर्यावरण मंत्रालय जल्द ही जंगलों के वर्गीकरण के बारे में दिशा निर्देशों का खाका लाने वाली है। पर्यावरणविदों को डर है कि इसके तहत अरावली के जंगल वन क्षेत्र में जगह नहीं पाएंगे। जो अब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड पे चढ़ा हुआ फॉरेस्ट है उसे तो ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन दे रहे हैं, मगर जो नहीं है और जो जंगल आगे डेवलप हो गया उसे ये कह रहे हैं कि वो फॉरेस्ट ही नहीं है। जो डेफिनेशन होती है तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है तो वो स्टार्ट होती है फॉरेस्ट इंक्लूड्स, तो वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो उसको बढ़ाने का एक स्कोप है। स्टेट ऑफ हरियाणा कांट चेंज द लैंड यूज ऑफ द एक्सटेंडेड फॉरेस्ट बाय वे ऑफ अ बैकडोर एंट्री। हरियाणा के अरावली जंगलों पर निगाह रखने वाले पर्यावरणविदों का मानना है कि जंगलों को बचाना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें सींचने वाले कुदरती नाले खत्म कर दिए गए हैं। आप अपने लंग्स में जब रेता नहीं भरते, कंक्रीट नहीं भरते, खुली हवा भरना चाहते हैं, तो आप धरती के लंग्स के साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? हो क्या गया है हम सबको?
यहाँ के जितने फ्लैट्स हैं उनमें से केवल 25% में लोग रहते हैं, बाकी खाली पड़े हैं, अप्रिसिएशन के लिए खरीदे जा रहे हैं। ये जंगल के इतने बड़े इकोसिस्टम जिसके बल पर हम और आप जीवित हैं। अभी दिल्ली में एक रिपोर्ट निकल के आई है कि 42% दिल्ली के बच्चे, उनकी लंग्स की कैपेसिटी जो है, जो होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और दिल्ली में हम गुड़गांव के इस हिस्से को भी, क्योंकि एनसीआर को ही पूरा माना जाएगा, तो जब हमारे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं तो हम किनके लिए ये फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज खरीद के छोड़ रहे हैं। पर्यावरण को बेचकर आर्थिक खुशहाली नहीं खरीदी जा सकती। अरावली को नुकसान पहुंचेगा तो आज नहीं तो कल मौसम भी बिगड़ेगा और इलाके में लोग पानी के लिए भी तरसेंगे। वसुधा शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल सर्वदमन सिंह ओबरॉय, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और चेतन अग्रवाल हैं, एनवायरमेंटल एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल ओबरॉय, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। ये रिपोर्ट देख करके लगता है कि जैसे जंगलों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो गाँव वाले ने कहा उसने हर किसी का नाम गिना दिया। तो ऐसे में क्या वाकई में ये सच्चाई है इन जंगलों की? ये सच्चाई ज़रूर है, लेकिन इसमें आजकल शायद ये कड़वा सच यूनियन ऑफ इंडिया को भी और स्टेट ऑफ हरियाणा को भी समझ आने लगा है। आहिस्ते आहिस्ते ये समझ जाएंगे कि ये कड़वा सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बंदिश लगाई हुई है, आप यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, यहाँ माइनिंग अभी फ़िलहाल बंद है। तो ये मैटर ऑफ टाइम है, अगले 4 या 5 महीने में ये क्लियर हो जाएगी कहानी कि यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी, चेतन, आपको क्या लगता है कि अब तक जो कंस्ट्रक्शन हो गया, तो क्या अब उसको रोक करके एकदम पीछे की तरफ जा पाना मुमकिन हो पाएगा? अभी तो 99% और 95% अरावली बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें फ्यूचर कंस्ट्रक्शन जो अभी पॉलिसी है उसके तहत आप कर नहीं सकते। तो उसको इन्फोर्स करके उसके बाद जहाँ जो बन गया उसकी तरफ देखना चाहिए। पर जो लोग ज़मीन खरीद के बैठे हुए हैं वो तो अपने CLU एप्लीकेशंस तैयार करके रखे हुए हैं कि जैसे सरकार बोलेगी और हम एप्लीकेशन डालेंगे। तो इसमें 3-4 इसके मतलब जो पहलू हैं, एक तो है लोग कोशिश करते हैं कि उनकी ज़मीन को कहें कि अरावली नहीं है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। रायसीना हिल्स में अरावली को गैर मुमकिन पहाड़ लिखा हुआ था, उसका जो नोटिफिकेशन आया उसने कहा गैर मुमकिन पहाड़ में आप कुछ नहीं कर सकते, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिख दिया गैर मुमकिन फार्म हाउस, ये कहने के लिए कि अरावली नहीं है। मांगर गांव में कोई कंपनी है कैनवुड मर्केंटाइल, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि जी हम तो यहाँ खेती कर रहे हैं मांगर बनी और पूरे जो इलाके में, तो इसको एग्रीकल्चर लिखा जाए, फिर वो अरावली नहीं रहेगी। दूसरा जो कोशिश होती है कि इसको जंगल ना घोषित किया जाए, तो जो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का 1996 का ऑर्डर, उसमें कहा है कि अगर आपने अपने रिकॉर्ड में या नोटिफाई नहीं किया जंगल, पर वो जंगल जैसा दिखता है, तो डिक्शनरी मीनिंग के तहत उस पर जंगल के कानून अप्लाई होंगे। तो अगर आप अरावली का जंगल देखेंगे, ये ड्राई डेसिडुअस स्क्रब फॉरेस्ट हैं या ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं। तो इनका जो इनकी जो टाइप है फॉरेस्ट टाइप, ये बहुत अगर बचा रहे तो ठीक हो जाता है, नहीं तो ये खुला जंगल होता है, इसका फॉरेस्ट कवर ज़्यादा नहीं होता है। तो हमें जो खबर आ रही है कि फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन MOEF गाइडलाइंस बना रही है, वो इस तरीके से बन रहे हैं कि जो इस ड्राई एरियाज़ हैं उनके जंगल को वो जंगल नहीं मानेंगे, सिर्फ बहुत अच्छे कैनोपी कवर वाले जंगल को जंगल माना जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी चेतन, क्योंकि दिल्ली में हम रिज देखते हैं, वैसा ही कुछ है, उसका भी जो रूप स्वरूप है। तो दिल्ली में फॉरेस्ट कवर इतना थिक कैनोपी वाला एक जंगल के तौर पर आपको लगता है कि ऐसा ज़्यादा इलाका होगा? ऐसे हरियाणा अरावली में ऐसे बहुत कम इलाके हैं जो मांगर बनी बिल्कुल है, पर उसके आसपास जो पूरा इलाका है उसमें माइनिंग हुई है, इतना डिग्रेडेशन हो गया है। पर ये तो कहना है कि अगर कोई पर्सन है वो दिल्ली में लड़की है, अगर वो दिल्ली से हरियाणा में आ गया तो वो लड़का बन गया, फिर वो राजस्थान पहुंच गया तो वो फिर से लड़की हो गया। तो अरावली राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में तो जंगल माना जाता है, हरियाणा में क्या हो जाता है उसको? हरियाणा में वो जंगल नहीं रहेगा। हाँ। तो चलिए कर्नल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ ये बड़ा ही अजीब सा ही लग रहा है कि जंगल एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहेगा अपना स्वरूप। तो दिल्ली में जो चीज़ रिज कही जाएगी वो वहाँ जा कर के जंगल नहीं रहेगी। आप क्या मानते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है ये सब? एक मेरे को अभी बात याद आई है कि कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम देखा था
कि हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि पब्लिक फॉरेस्ट, गवर्नमेंट फॉरेस्ट को तो हम बचा सकते हैं लेकिन प्राइवेट फॉरेस्ट का हम हेल्पलेस हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इंडियन फॉरेस्ट एक्ट देखें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट देखें, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 देखें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखें, तो उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया है वेदर फॉरेस्ट प्राइवेट और पब्लिक, वो प्रोटेक्टेड है और फुल्ली प्रोटेक्टेड है। तो ये चीज़ अपने मन से ये निकाल दें कि प्राइवेट फॉरेस्ट में हम कुछ नहीं कर सकते। प्राइवेट फॉरेस्ट में उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर रखते हुए वो प्राइवेट पर्सन उसमें से कमा सकता है, लेकिन उतना ही कमा सकता है जितना एक फॉरेस्ट से कमा सकता है, उसको वो अर्बन नहीं बना सकता। इसके अलावा नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने भी जो पॉलिसी निकाली है उसने भी उन्होंने कहीं लाइन एक डाली हुई है कि प्राइवेट फॉरेस्ट का हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें एक किस्म का मैसेज भेज रही हैं कि प्राइवेट फॉरेस्ट को हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ये प्राइवेट लोग ही करेंगे, तो ये गलत है। जी, या ये सुनने में भी अटपटा ही लग रहा है, क्योंकि हमने तो देखा अगर कॉलोनी में भी एक पेड़ की टहनियाँ भी काटी जाएं तो इतना उसका बवाल बन जाता है। तो एक पूरा का पूरा प्राइवेट फॉरेस्ट के नाम से काट देना, कोई अपने मकान के सामने का पेड़ नहीं काट सकता, तो ये कैसे करते हैं? तो चेतन, किस तरह से ये पूरा धंधा चलता है कि एक पेड़ जहाँ नहीं काटा जा रहा शहर में, वो शहर के थोड़ा सा बाहर जाएं तो पूरे का पूरा जंगल साफ कर देते हैं? मतलब वो बेसिकली कहेंगे कि ये जंगल नहीं है या ये अरावली नहीं है। तो अगर वो अरावली भी नहीं रहता और जंगल भी नहीं रहता तो फिर आपको अगर एक बार ही परमिशन मिल गई लैंड यूज चेंज करने की, तो फिर आप कुछ भी कर दो ज़मीन पे, क्योंकि फॉरेस्ट लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये सीधा कोशिश है, ये अरावली के जो प्रोटेक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का, तो एक नेचुरल कंजर्वेशन जोन है जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने कहा है सारे अरावली एरिया, सारे फॉरेस्ट एरियाज़ पे लागू होगा। उस पर 0.5% लिमिट ऑन कंस्ट्रक्शन है, वो भी सिर्फ रीजनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक सेंचुरीज और रीजनल पार्क्स। तो प्रावधान तो लोगों ने डाले हुए हैं जोनिंग में, पर उनका उल्लंघन किया जा रहा है या उनको फॉलो नहीं कर, उनको निभाया नहीं जाता है। और ये जैसे आप कह रहे हैं, दिल्ली में अगर आप एक पेड़ काट दें बिना परमिशन के तो उसके 25-30 हज़ार रुपये का जुर्माना है, और अरावली में वो रियल एस्टेट कंपनीज देने को भी तैयार होंगे क्योंकि उन्होंने इतनी सस्ती ज़मीन खरीदी है जी। आप 5 और 15 और 20 लाख रुपए एकड़ आप दिल्ली के बॉर्डर पे 5 किलोमीटर के रेडियस में अभी भी ज़मीन खरीद सकते हैं। वो इसलिए सस्ती है क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है उसके बारे में, ये जंगल घोषित हो गई या जंगल तो फिर क्या होगा, इसलिए वहाँ का रेट खाली है। तो जो सबसे जो स्पेक्यूलेटिव वाले जो ख़रीदार हैं वो जाके वो ज़मीन खरीद के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पार्सल्स, और अगर उनका दाव चल गया तो वो माला माल हो जाएंगे जी। बाद में वही पर स्क्वायर फुट 25-25 हज़ार से बिकेगा तो फिर वो सब कॉम्पनसेट हो जाएगा। लेकिन कर्नल साहब, यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर कितने ऐसे इलाका हम कहेंगे कि ये बिका हुआ है, क्योंकि अगर वाकई में लोगों ने ख़रीद करके बैठ गए हैं तो क्या हम ये मान के चलें कि सरकार और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इतना गड़बड़ घोटाला हो चुका है कि अब वहाँ पे इतना सारी ज़मीन सिर्फ बिक गई है और प्राइवेट हाथों में आ गई है? हाँ, इसमें दो जजमेंट्स हैं, एक तो जगपाल सिंह जजमेंट है और एक MC मेहता जजमेंट है। MC मेहता की जजमेंट में क्लियर किया हुआ है कि वहाँ के लोकल लोग को तो आप इस ज़मीन पे कुछ दे के उनको कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाहर के आदमी वहाँ की ज़मीन खरीद के वहाँ अर्बन डेवलपमेंट नहीं कर सकते जी। सो ये एक बाधा है। दूसरी जगपाल सिंह जजमेंट है कि जो लैंड कभी भी कॉमन लैंड था वो अगर बना दिया गया प्राइवेट तो उसको रिवर्स किया जाएगा पूरे देश भर में, और ये इंस्ट्रक्शंस हरियाणा गवर्नमेंट ने DCs को दी हुई हैं। दुख की बात यह है कि कोई भी DC ने अभी तक उसको रिवर्सल करने का कोई कोशिश ही नहीं की जी। तो चेतन, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये इसी से जुड़ा, तो ये जो निजी खरीद करके इन्होंने लैंड रखा हुआ है, तो क्या वन का लैंड बिकना, जंगल का लैंड बिकना आसान होता है इस तरह से? क्योंकि उसको जंगल घोषित नहीं किया गया है, तो बेसिकली ये सब कॉमन लैंड्स थे। मांगर बनी वो विलेज का जो पंचायती ज़मीन या शामलात ज़मीन है वो ज़मीन थी। तो बेचा किसने, किससे खरीदा गया है? उनको पहाड़ में हिस्से बेचे गए, तो अनडिवाइडेड हिस्से बेचे गए। उसके बाद चकबंदी का जो एक्ट है उसको मिसयूज़ करके उनके प्लॉट अलॉट कर दिए गए, और फिर अब उसको CLU देने की बात हो रही है। तो जो कर्नल साहब ने बोला है जगपाल सिंह जजमेंट के तहत कॉमन लैंड को वापस कॉमन स्टेटस में रिस्टोर करना है, तो अगर उसे लागू किया गया तो ये सारे जो प्राइवेटाइज ज़मीन है मेरे ख्याल से ये वापस कॉमन लैंड स्टेटस में आ सकते हैं।
पर ये कुछ दिल्ली के बॉर्डर के आसपास के गांव हैं, ये 10-15 गांव हैं जहाँ पे ये खेल खेले गए हैं। लेकिन इंतज़ार वो किस बदलाव का कर रहे हैं, किस कानून के बदलाव का? बेसिकली जो सब रीजनल प्लान में जो कंस्ट्रेंट्स हैं, रीजनल प्लान के कंस्ट्रेंट्स हैं, हाँ। ये फॉरेस्ट अभी जब तक ये सेटल नहीं होता कि ये जंगल है कि नहीं, अच्छा। तो वो फॉरेस्ट डेफिनेशन अगर आती है और वो फाइनल हो जाती है तो बेसिकली ये लंबा जुआ खेला जा रहा है और ये काफ़ी 30 साल से लोग खेल रहे हैं, तो अभी भी हो सकता है ये और चलेगा। तो दारोमदार सिर्फ एक डेफिनेशन के ऊपर है कि परिभाषा क्या हो जंगल की। अगर परिभाषा बदल जाती है तो जंगल बदल जाएगा, अपने स्वरूप की वजह से वो जंगल नहीं कहलाएगा, चाहे आसपास के राज्यों में क्यों ना उसे जंगल कहा जाए। आप दोनों इस स्टूडियो में आए और इस माफ़ कीजिएगा हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।